हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ डॉक्टर नेहा चड्ढा। आज हम जूलॉजी में स्टार्ट लेंगे ह्यूमन फिजियोलॉजी। फर्स्ट, एज इट्स नेम सजेस्ट ह्यूमन, दैट मीन्स ह्यूमंस के बारे में ही। फिजियोलॉजी का क्या मतलब होता है? स्प्लिट दैट वर्ड। जूलॉजी की सबसे अच्छी बात क्या होती है कि वर्ड्स जो हैं उनको हम स्प्लिट करके वो अपना मतलब खुद बताते हैं कि हम क्या हैं, किस तरह के हैं, हम क्या कर सकते हैं। जैसे हम इंग्लिश में पढ़ते हैं ना प्रीफिक्स और सफिक्स, वैसे ही बायो में भी प्रीफिक्स और सफिक्स होते हैं। ठीक, सेम एज दैट फिजियो दैट इज रिलेटेड विद द vital activities, logy means to study. So what is physiology? That means the study of all the vital functions of the body. अब now question is that what is vital function? Vital functions हम किन्हें कहते हैं? सिंपल सी एक चीज़ है, जैसे अगर हम बात करें हमारी बॉडी में डिफरेंट काइंड्स ऑफ फंक्शंस होते हैं। भाई आपने सुबह ब्रेकफास्ट भी आप करते हैं, आप लंच भी करते हैं, आप डिनर भी करते हैं, आप ब्रेथ भी करते हैं, आप ब्रीदिंग करते हैं, सांस लेते हैं। ठीक है, आप सपोज आप जब ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, आपने एक जो कॉर्न मुंह में डाला, क्या हुआ? हम उसको क्या कर रहे हैं, दांत के थ्रू, टीथ जो है वो उसको च्यू करते हैं, मैस्टिकेट करते हैं। आफ्टर दैट टंग जो है वो सलाइब्रा के साथ में उसको मिक्स करती है, ईसोफेगस के थ्रू जो है वो स्टमक तक पहुंच रहा है, वहाँ पे गैस्ट्रिक जूसेस मिल रहे हैं, फिर वहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन में, और गैस्ट्रिक जूस में डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स आर प्रेजेंट। तो किस तरह से डाइजेशन हो रहा है, कैसे वो कन्वर्ट हो रहा है, कैसे कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल कन्वर्ट हो रहा है सिंपलर फॉर्म में, हमारी बॉडी उसको कैसे एब्जॉर्ब कर पा रही है, कैसे उनका ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो हमको एनर्जी मिल रही है, जो हम पढ़ते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम में फिर हम कैसे सांस ले रहे हैं, कैसे हमारी मैकेनिज्म्स हो रही हैं। मैं इतना बोल रही हूँ, सब जो बोल रही हूँ, आप मेरी बोली हुई बात को सुन पा रहे हैं, कैसे समझ पा रहे हैं? भाई क्यों समझ पा रहे हैं? हर आपने देखे होंगे कई बार केसेस मूवीज में भी दिखाते हैं कि किसी का अगर मेंटल स्टेटस जो है वो नॉर्मल नहीं है या कुछ प्रॉब्लम है तो उसको बातें समझ में नहीं आती। याद कीजिए, तारे ज़मीन पर आपने एक मूवी देखी है, ठीक है, उसमें क्या दिया है? उसमें बताया है डिसलेक्सिया के बारे में। क्यों? क्योंकि ब्रेन की फंक्शनिंग थोड़ी सी लिटिल बिट जो है वो क्या थी, प्रॉब्लम थी, उसमें प्रॉपर कोऑर्डिनेशन नहीं था। ठीक है, तो सिंपल सी चीज़ है, कैसे हमारी बॉडी में हर एक फंक्शन होता है, हमारा हार्ट जो है वो ब्लड को कैसे पंप करता है, कहाँ से कहाँ जा रहा है, ये सारी चीज़ों की स्टडी जो है वो किस ब्रांच में होती है? वो फिजियोलॉजी ब्रांच में होती है, राइट। इसमें हम 7 चैप्टर्स पढ़ेंगे, डाइजेस्टिव, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, देन आप आ जाइए किसमें, एक्सक्रीशन, फिर हमारा आता है क्या, लोकोमोशन, मूवमेंट, फिर हम आते हैं किसमें, एंडोक्राइन एंड देन नर्वस। ठीक, राइट नाउ वी स्टार्ट द डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंगली अगर आप देखेंगे तो एनसीईआरटी में ह्यूमन फिजियोलॉजी पूरी एक यूनिट है, जिसमें से फिजियोलॉजी का सबसे पहला चैप्टर दिया है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, और ये है आपके 16 नंबर का चैप्टर, राइट। Now we will start the digestion and absorption, right? सबसे पहले हम क्यों डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन की बात कर रहे हैं, क्यों हम ये चैप्टर उठा रहे हैं? सिंपल सी एक चीज़ है कि फूड इज द रिक्वायरमेंट, बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अगर हमको सर्वाइव करना है तो हमें एनर्जी की ज़रूरत है। एनर्जी किससे मिलती है? आप फूड लेते हैं, फूड का ऑक्सीडेशन होता है, बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड हमको क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है, राइट। तो सिंपल सी चीज़ है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं सभी को काम करने के लिए क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए, राइट। अब इसमें फूड कंपोनेंट्स को हम क्या करते हैं, 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। अच्छा, मैं आपको इसमें साथ साथ में एनसीईआरटी की लाइंस भी साथ साथ कैसे उनका क्या मतलब होता है, क्योंकि एक लाइन में बहुत सारे मतलब छुपे होते हैं। मैं आपको साथ साथ यहाँ पे एनसीईआरटी भी कवर करती चल रहूँगी और साथ में डिटेल भी बताती चल रही हूँ, राइट। सबसे पहले अगर हम बात करें, 2 तरह के मेजर कंपोनेंट्स हम यूज करते हैं। फर्स्ट वन इज 2 तरह के कंपोनेंट्स, फर्स्ट वन इज द मेजर कंपोनेंट्स
जिसको हम विच इज ऑल्सो नोन एज दी बायो मैक्रो मॉलिक्यूल. First one is major component, that is biomacromolecule, right? Biomacromolecule, macro मतलब क्या, जिनकी रिक्वायरमेंट हमारी बॉडी में क्या होती है, ज़्यादा होती है. ठीक, जैसे अगर मैं बात करूं, इसमें 3 मेजर कंपोनेंट्स आते हैं. हमारा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट. मैक्सिमम हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट होती है किसकी, मतलब नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए सबसे ज़्यादा हमें हमारी डाइट में हम क्या ऐड करते हैं, कार्बोहाइड्रेट. तो एक रेशियो बनाया गया रफली कि लगभग 60% आपकी डाइट में, जो आप बैलेंस डाइट लेते हैं उसमें 60% कार्बोहाइड्रेट होता है, 20% होता है आपका प्रोटीन एंड 20% होता है फैट. हर चीज़ अपनी ज़रूरत के हिसाब से क्या होती है, प्रेजेंट होती है, और हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट सब है. आप ये बोलो कि नहीं हम फैट नहीं खाएंगे तो भी आपको नुकसान है. क्यों? अगर आप फैट नहीं लेते हैं तो भी आपकी बॉडी जो है वो रिस्पॉन्ड नहीं करेगी, राइट? क्योंकि वजह यह है कि जैसे अगर आप कुछ भी जिस तरह से आप जैसे कोलेस्ट्रॉल या ज़्यादातर लोग जो है बहुत ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस होते हैं, कोशिश करते हैं कि नहीं हम नहीं खाएं, फैटी फूड ना लें, तो एक लिमिटेड अमाउंट में सैचुरेटेड फैट का, आपकी सैचुरेटेड फैट का आपकी बॉडी में जाना बहुत ज़रूरी होता है. अदरवाइज हमारे जॉइंट्स जो हैं वो प्रॉपरली फंक्शनिंग नहीं करते हैं. हार्मोन्स का फॉर्मेशन होता है, उसके लिए भी कोलेस्ट्रॉल ज़रूरी है. कोलेस्ट्रॉल के लिए आपको थोड़ा बहुत अमाउंट में तो फैट लेना चाहिए. हर चीज़ की अति खराब होती है, लेकिन एक लिमिट में जब हम लेते हैं तो वो नुकसानदायक नहीं होती है. सेकेंड हम बात करेंगे इसकी, आपका प्रोटीन. प्रोटीन जो है दैट इज द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक मटेरियल ऑफ द बॉडी. हमारी बॉडी का शायद ही ऐसा कोई फंक्शन है जिसमें प्रोटीन एक्ट नहीं करता. प्रोटीन बहुत ज़रूरी होता है. प्रोटीन की डेफिशिएंसी से कई बार हम बहुत ज़्यादा क्या करते हैं, सफ़र करते हैं. ठीक है. थर्ड आपका आता है कार्बोहाइड्रेट. जैसे कार्बोहाइड्रेट रिच डाइट वगैरह आप लेते हैं, चपाती है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी होती हैं. फिर हम आते हैं सेकेंड, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और माइक्रोमोलिक्यूल्स. माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और द माइक्रोमोलिक्यूल्स. ये अपने नाम से सजेस्ट कर रहा है. माइक्रो मतलब लिमिट, लिटिल अमाउंट. माइक्रो दैट इज लिटिल अमाउंट, राइट? जैसे हमारी बॉडी में लिटिल अमाउंट में जरूरत होती है किसकी, विटामिन्स एंड मिनरल्स, राइट? विटामिन्स एंड मिनरल्स रिक्वायरमेंट इनकी ज़रूरी है, इनको लेना भी ज़रूरी है. अगर इनकी डेफिशिएंसी होती है तो भी हम क्या होते हैं, परेशान होते हैं कई बार. जैसे अगर मैं बात करूं, मेटाबॉलिक बूस्टर्स भी कहलाते हैं विटामिन्स. किसी भी मेटाबॉलिज्म को ये क्या करते हैं, रेगुलेट कराते हैं. ठीक है. बायोलॉजिकल रेगुलेटर्स कहलाते हैं, मेटाबॉलिक रेगुलेटर्स कहलाते हैं. अकॉर्डिंग टू विटामिन थ्योरी अगर हम देखें तो दे आर दी बायोलॉजिकल रेगुलेटर्स, दे आर दी मेटाबॉलिक रेगुलेटर्स, राइट? एग्जाम्पल लीजिए, विटामिन ए की डेफिशिएंसी जो आप लोगों ने ज्यादातर सुनी है वो मैं आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा. विटामिन ए की अगर जब डेफिशिएंसी होती है हमारी बॉडी में तो क्या होता है, हम ये कहते हैं आपकी आई साइट वीक होती है. विटामिन ए इज नेसेसरी फॉर द रेगुलेशन ऑफ द टिश्यू ग्रोथ, राइट? स्पेसिफिकली यूजुअली जब किसी की आंखें वीक होती हैं, आईज वीक हो जाती है, आई साइट वीक होती है, तो हम कहते हैं भाई आप गाजर खाओ. क्यों? या विटामिन ए कंटेनिंग चीजें लो. वजह क्या है? क्यों? क्योंकि ये क्या करती है, आपके आई पिगमेंट्स के फॉर्मेशन में हेल्प करती है, टिश्यू को क्या करती है, ये स्ट्रेंथ देती है, उनको मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को रेगुलेट कराती है, राइट? तो सिंपल सी चीज है कि ये आपको क्या कर रहा है, बाकी सब चीजों में तो हेल्प कर रहा है. लेकिन अगर मैं बोलूं कि मैं आपको ये डाइट ना दूं, मैं आपको कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट ना दूं और सिर्फ विटामिन और मिनरल्स दूं, तो क्या आपको एनर्जी मिलेगी? नो. आपको ये एक क्वेश्चन आया है नीट में भी पूछा गया है, एज वेल एज इन एम्स आपको पूछा गया था, चूज द राइट और रॉन्ग स्टेटमेंट्स में, कि विटामिन्स प्रोवाइड्स द एनर्जी, इज इट राइट और रॉन्ग? तो ध्यान रखिएगा, विटामिन्स जो हैं
विटामिन्स और मिनरल्स ये कभी भी एनर्जी का प्रोडक्शन नहीं करते, राइट? एनर्जी का प्रोडक्शन नहीं करते। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैटी, इनसे हमको क्या मिलती है? इनके ऑक्सीडेशन से, फूड स्टफ्स के ऑक्सीडेशन से क्या मिलती है आपको? एनर्जी मिलती है, राइट? तो ये ध्यान रखिएगा, जैसे मैंने आपको विटामिन ए का बताया। फिर वैसे हम एक एग्जांपल और लेते हैं, विटामिन के। विटामिन के इज असेंशियल फॉर द ब्लड कोएगुलेशन। क्यों? क्योंकि प्रोथ्रोम्बिन जो हमारा ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर होता है, उसके फॉर्मेशन में विटामिन के की जरूरत होती है, राइट? अगर विटामिन के की डेफिशिएंसी है तो प्रोथ्रोम्बिन नहीं बनेगा। प्रोथ्रोम्बिन नहीं बनेगा। प्रोथ्रोम्बिन क्या है मैं आपको फिर बता रही हूं, ध्यान से सुनिएगा। प्रोथ्रोम्बिन इज अ ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर, राइट? ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर है जो कि कन्वर्ट होता है थ्रोम्बिन में। थ्रोम्बिन में कन्वर्ट होता है, थ्रोम्बिन एक्ट करता है अनदर फैक्टर फाइब्रिनोजन पे, और उसको वो कन्वर्ट करता है फाइब्रिन में। ये अभी हम आगे पढ़ेंगे, राइट? तो अभी आपको सिर्फ ये चीज का ध्यान रखना है कि विटामिन के इज असेंशियल फॉर द ब्लड कोएगुलेशन। अगर विटामिन के की डेफिशिएंसी होती है तो हेमरेजिक डिसीज कंडीशन डेवलप होती है, दैट्स व्हाई। और आपने सुना होगा हीमोफीलिया, ठीक है? तो हीमोफीलिया के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है ये। सो हम इसीलिए कह रहे हैं कि विटामिन और मिनरल्स हमारे लिए जरूरी है, लेकिन लिटिल क्वांटिटी में, राइट? नाउ इन एनसीईआरटी पेज नंबर 257 पे जो इंट्रोडक्शन पार्ट दिया हुआ है डाइजेशन का, उसमें कुछ लाइंस लिखी हुई हैं जिनको मैं अभी आपको अब समझा रही हूँ, जो मैंने अभी यहाँ समझाया, और अब मैं उनकी लाइंस को आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ साथ में, राइट? एनसीईआरटी भी यही कहती है कि फूड इज वन ऑफ द मेजर वन ऑफ द बेसिक कॉम्पोनेंट ऑफ द ऑल ऑर्गेनिजम्स। जैसे मैंने अभी आपको बताया क्यों रिक्वायरमेंट है, क्यों जरूरी है फूड हमारे लिए। सेकेंड, फिर एनसीईआरटी की लाइन ये कहती है कि द मेजर कॉम्पोनेंट्स ऑफ द फूड आर द कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड फैट। तो मेजर कॉम्पोनेंट्स कौन है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट, राइट? क्यों? क्योंकि ये हमको क्या करते हैं? दे प्रोवाइड अस एनर्जी। क्या प्रोवाइड करते हैं? एनर्जी। थर्ड हम बात करें, विटामिन्स एंड मिनरल्स आर ऑल्सो रिक्वायर्ड बट इन स्मॉल क्वांटिटी, दैट्स व्हाई वी सेड दैट दीज आर द माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, राइट? फिर वहीं फूड क्या करता है? फूड आपको एनर्जी प्रोवाइड करता है। ऑर्गेनिक मटेरियल्स जो हैं वो भी क्या करते हैं आपको? ये जरूरी होते हैं किसके लिए? टिश्यू रेगुलेशन के लिए और ग्रोथ के लिए। वहीं हम ये कहते हैं कि जैसे हमारी बॉडी में यूजुअली आप एड्स भी टीवी देखते हैं, ठीक है? टीवी में कई बार एड्स आते हैं, वो ये भी बताते हैं एड्स में कि हमारी बॉडी का मेजर पोर्शन जो है, मतलब 70 to 80% पार्ट जो है वो वाटर होता है, राइट? वाटर इज वन ऑफ द मेजर एंड द इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेंट, राइट? सो एनसीईआरटी में भी एक लाइन लिखी है, द वाटर वी टेक इन प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन metabolic processes and also the process of the dehydration of the body. ऐसा क्यों? क्या जरूरत है? वाटर क्या मेटाबॉलिक एक्टिविटीज प्रोवाइड करता है? भाई हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है, हमारी हर एक सेल का अपना एक स्पेसिफिक फंक्शन है, हमारी टिश्यू रेगुलेशन है, हमारी बॉडी में इतनी सारी फंक्शंस होते हैं जिसमें वाटर के मॉलिक्यूल्स भी बनते हैं। हमारी सेल्स, हमारी मसल्स जो है ये क्या करती हैं? वाटर को स्टोर करके रखती हैं। बॉडी की सबसे अच्छी खासियत क्या है? वो ये है कि उसको किसी चीज से मतलब नहीं होता। आपको जैसे हम कहते हैं कि 10 kgs बॉडी वेट पे 1 लीटर वाटर होना चाहिए, राइट? हम कैसे कैलकुलेट करते हैं कि हमको कितना पानी पीना चाहिए बॉडी वेट के अकॉर्डिंगली? तो 10 kgs पे 1 लीटर। जैसे अगर कोई 60 kg का है तो पर डे उसको 6 लीटर्स पानी पीना चाहिए, लेकिन समटाइम्स ये पॉसिबल नहीं हो पाता, राइट? तो हमने एक स्टैंडर्ड क्राइटेरिया बना के रखा है कि मिनिमम 4 लीटर्स पानी तो पीना ही चाहिए। अब अगर क्या है कि आप पानी प्रॉपर नहीं पी रहे हैं, वाटर इनटेक अगर आपका प्रॉपर नहीं है, आपकी बॉडी को इससे मतलब नहीं है कि आप पी रहे हो या नहीं पी रहे हो।
वो जब स्टोर फॉर्म में होता है उसको क्या कर लेगी, एब्जॉर्ब कर लेगी। तो हमको बॉडी में कई बार क्या होने लगती है, वीकनेस फील होने लगती है। उसको इससे मतलब नहीं होता कि आपने लिया है या नहीं लिया तब, लेकिन फिर उसके कारण हमारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज जो है वो सफर करती हैं। जैसे आपका ब्लड का वॉल्यूम भी अफेक्टेड होता है, ठीक है। फिर डाइजेशन जो है वो इम्प्रॉपर होता है। फिर आपका वहीं अगर हम देखें किसमें, अगर आप प्रॉपरली वाटर इनटेक नहीं है आपका, तो कॉन्स्टिपेशन भी आपको होता है। कॉन्स्टिपेशन होने के साथ साथ में क्या हो जाएगा, आपको दिक्कत होगी आगे चल के। अगर जब पेशेंट बहुत ज्यादा जोर लगाता है स्टूल पास करने के लिए, डेफिकेशन के लिए, तो रेक्टम की वॉल को रप्चर कर देता है, तो पाइल्स का प्रॉब्लम भी क्रिएट होता है, राइट। तो आप एक लाइन से समझिए वाटर क्यों जरूरी है। अगर प्रॉपर आपका वाटर इनटेक प्रॉपर नहीं है तो हमारी बॉडी में कितनी सारी प्रॉब्लम्स वो क्रिएट कर सकता है, राइट। फिर हम बात कर रहे हैं कि इट इज ये मेंटेन करता है किसको, ये प्रिवेंट करता है डिहाइड्रेशन ऑफ बॉडी को। हमारी बॉडी से अगर वाटर का बैलेंस अगर जरा सा भी बिगड़ता है तो हमारी बॉडी फ्लूइड्स की ऑस्मोलैरिटी भी अफेक्टेड होती है, ठीक है। वॉल्यूम अफेक्टेड होता है, बाकी कंटेंट्स भी होंगे। जैसे हम प्रोटीन तो ले रहे हैं, प्रोटीन डाइट प्रॉपर ले रहे हैं, लेकिन अगर वाटर इनटेक नहीं है तो प्रोटीन मेटाबॉलिज्म जो है वो इम्प्रॉपर होगी, जिसकी वजह से क्या होगा, हमारी बॉडी में यूरिक एसिड का फॉर्मेशन बढ़ जाता है, राइट। यूरिक एसिड क्रिस्टल्स के फॉर्म में जब आपके छोटे छोटे ये जो स्मॉल जॉइंट्स है इन पे डिपॉजिट होने लगता है, तो पेशेंट समटाइम्स फील्स that the thousands of needles are pricking in between the fingers. इतना पेन होता है, टीजिंग पेन, राइट, जिसकी वजह से मूवमेंट ऑब्स्ट्रक्ट होते हैं। पेशेंट जितना मूव करेगा उसको पेन उतना ही ज्यादा होता है, तो वो पानी पीना भी क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं, जिसकी वजह से और ज्यादा मेटाबॉलिक एक्टिविटीज जो हैं वो हमारी क्या हो जाती हैं, बैड कंडीशंस और बढ़ने लगती हैं, ठीक है। तो वाटर जो है वो हमारी बॉडी का एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है, इसीलिए हमारा वाटर इनटेक बहुत प्रॉपर होना चाहिए। अब मैं आपको बता रही हूं कि हमने स्टार्ट किया है क्या, डाइजेशन, राइट। डाइजेशन क्या है, कैसे आप डिफाइन करोगे, व्हाट इज डाइजेशन? दैट इज द प्रोसेस ऑफ द कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल इनटू सिंपलर फॉर्म, बट बाय द प्रोसेस ऑफ hydrolysis. Hydrolysis. Split that word. Hydro, that is water. Lysis, that is breakdown. Right? तो अगर फूड का प्रॉपर हमको डाइजेशन के लिए हमको वाटर का अमाउंट भी होना हमारे लिए जरूरी है, अदरवाइज ये मैक्रोमोलिक्यूल्स जो हैं ये क्या नहीं होते हैं, डाइजेस्ट इजीली नहीं होते, राइट। अब मैं आपको एक एनसीईआरटी में एक लास्ट लाइन इंट्रोडक्शन में उसमें लिखी हुई है, ध्यान से समझिएगा वो क्या कहना चाह रहे हैं। जो मैंने आपको यहां बताया, दैट इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल इनटू दी सिंपलर फॉर्म इज कॉल्ड दी डाइजेशन। बट लास्ट में उन्होंने एक और लाइन लिखी है, दैट इज इट इज कैरीड आउट बाय आवर डाइजेस्टिव सिस्टम बाय दी मैकेनिकल एंड बायोकेमिकल मेथड्स। व्हाट इज दैट मैकेनिकल एंड बायोकेमिकल मेथड? हमने कहा डाइजेशन is mechanical and biochemical method, right? Mechanical, that means जैसे मैंने आपको बताया कि आपने सुबह ब्रेकफास्ट किया, ठीक है, आपने सैंडविच खाया, तो जब आपने सैंडविच कट किया, दांतों ने क्या किया, आपके टीथ ने उसको कट किया, च्यू किया, सलाइवरी ग्लैंड से क्या निकला, सलाइवा निकला, टंग ने उसको क्या किया, मिक्स किया, टंग ने सलाइवा के साथ मिक्स किया, पेरिस्टालसिस मूवमेंट के थ्रू ईसोफेगस से होता हुआ स्टमक में गया, स्टमक में चर्निंग मूवमेंट्स हुए, गैस्ट्रिक जूस से मिक्सिंग हुई। तो ये क्या है, जिसमें हमारी मशीनरीज यूज हो रही है, हमारे बॉडी ऑर्गन्स यूज हो रहे हैं, दैट इज द मैकेनिकल प्रोसेस, राइट। बायोकेमिकल,
जब सलाइवा के सिक्रीशन में एक होता है हमारा स्टार्च स्प्लिटिंग एंजाइम दैट इज द टाइलिन, जिसको हम सलाइवरी अल्फा अमाइलेज के नाम से भी जानते हैं, विच इज ऑल्सो नोन एज द सलाइवरी अल्फा अमाइलेज और द टाइलिन, राइट। इट इज कार्बोहाइड्रेट स्प्लिटिंग एंजाइम। ये क्या कर रहा है, 30% स्टार्च का डाइजेशन अगर हम बोले कि आपके स्टमक से स्टार्ट होता है तो नो, ये भी एक क्वेश्चन आया है, आपको ये क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में कि डाइजेशन स्टार्ट्स फ्रॉम माउथ, इज इट राइट और रॉन्ग? सो इट इज राइट। 30% स्टार्च का डाइजेशन आपकी बकल कैविटी में ही, आपके माउथ से स्टार्ट हो जाता है। बकल कैविटी में टाइलिन एंजाइम जो है वो क्या करता है, इसको स्प्लिट करता है और डाइजेस्ट करता है, ठीक है। इसी तरह से फिर जैसे ही ये ईसोफेगस से पेरिस्टालसिस मूवमेंट होते हुए, जो कि मैकेनिकल प्रोसेस है, फिर वापस से स्टमक में जाएगा जब, तो वहां पे गैस्ट्रिक ग्लैंड्स का सिक्रीशन होगा, गैस्ट्रिक जूसेस निकलेंगे। गैस्ट्रिक जूसेस निकाल रही हैं सेल्स, दैट इज बायो, और क्या है, केमिकल नेचर है। प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स हैं, पैप्सिन है, पैप्सिनोजन निकल रहा है, एक्टिव होके पैप्सिन बनता है, प्रोरेनिन निकल रहा है, एक्टिव होके रेनिन बनता है। तो दीज आर दी, दैट्स व्हाई we said that the digestion is mechanical or the biochemical process, right? Now come to the types of digestion. यूजुअली हम ये कहते हैं कि डाइजेशन दो तरह का, फर्स्ट वन दी इंट्रासेलुलर, सेकेंड इज एक्स्ट्रा सेलुलर। फर्स्ट इज इंट्रासेलुलर, सेकेंड इज एक्स्ट्रासेलुलर। एज आई सेड बिफोर, split that word, intra that means inside, cellular that is cell, extra outside, cellular cell, right? So अगर मैं वर्ड मीनिंग से देखूं तो ये कहता है कि जब सेल के अंदर डाइजेशन है तो वो क्या है, इंट्रा सेलुलर, अगर सेल के बाहर डाइजेशन है तो क्या है, एक्स्ट्रा सेलुलर। लेकिन अगर मैं इसकी टेक्निकल डेफिनेशन, ओके, तो टेक्निकल डेफिनेशन ये कहती है व्हेन द डाइजेस्टिव एंजाइम्स और डाइजेस्टिव जूसेस रिलीज इन अ पर्टिकुलर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, देन इट इज कॉल्ड दी, जैसे मैं अगर ये बात करूं, ये प्रॉपर एक ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम बना हुआ है, प्रॉपर डाइजेस्टिव ट्रैक है, ये ईसोफेगस है, माउथ ईसोफेगस, यहाँ पे आपको क्या मिल जाती हैं, सलाइवरी ग्लैंड मिलती हैं, ठीक है, वहां से सिक्रीशन है, फिर स्टमक है, देन स्मॉल इंटेस्टाइन, देन लार्ज इंटेस्टाइन, ये पूरे एक पर्टिकुलर डाइजेस्टिव ट्रैक में क्या हो रहा है, सारे सिक्रीशंस हो रहे हैं। तो इंट्रासेलुलर में, इंट्रासेलुलर डाइजेशन में नो पर्टिकुलर digestive tract, but in extracellular, release of enzymes and gastric juices and all the digestive juices actually occur, release in a particular digestive tract, right? So on the basis of that, अगर हम बात करें, जैसे यूजुअली क्या होता है कि हमारे दिमाग में ना अक्सर ये क्वेश्चन आता ज़रूर है कि जब हम, ठीक है, वी आर द ह्यूमंस, सबसे पहले कौन आया था इस दुनिया में, ठीक है। तो ये भी अभी जब आगे पढ़ेंगे, इवोल्यूशन पढ़ेंगे, तब भी आपको मैं बताऊंगी। बट अगर ऑर्गेनिजम्स के नाम पे अगर हम बात करें ना, तो हम ये कहते हैं कि सबसे पहले जो ऑर्गेनिजम्स है, दे आर द यूनिसेल्युलर यूकैरियोटिक एनिमल्स, दैट इज प्रोटोजोअन्स। तो इवोल्यूशनरी हिस्ट्री के हिसाब से अगर देखा जाए तो सबसे पहले हम देखें किसमें, प्रोटोजोआ और पोरीफेरा, प्रोटोजोआ एंड पोरीफेरा। इसमें डाइजेशन कैसा है, इंट्रा सेल्युलर, सिंगल सेल्ड, ठीक है, जरूरत बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं, बहुत ज्यादा जरूरत इनको कॉम्प्लेक्स सिस्टम की नहीं। सेकेंड अगर मैं देखूं, इसके बाद आता है प्रोटोजोआ और पोरीफेरा के बाद कौन आते हैं भाई, सिलेंट्रेट्स, ठीक है, क्या बोलते हैं, ये क्या कहलाते हैं, सिलेंट्रेट्स।
इनका नया नाम है, इट इज ऑल्सो नोन एज द निडेरिया। सिलेंट्रेट कहा गया क्यों? क्योंकि इसमें सिलेंट्रॉन प्रेजेंट हुई, इसमें गैस्ट्रो, इससे पहले तक कैविटी नहीं थी, लेकिन यहां पे क्या आई? गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी, राइट। तो ये कहा जाता है कि इसमें दोनों तरह का डाइजेशन है, एक्स्ट्रा सेल्यूलर एज वेल एज दी इंट्रा सेल्यूलर। बट फर्स्ट इट इज एक्स्ट्रा सेल्यूलर फॉलोड बाय इंट्रा सेल्यूलर, हम इसको बोलते हैं वजह। पहले जो डाइजेशन है वो एक्स्ट्रा सेल्यूलर होता है, बट इंपॉर्टेंट एंड स्टेज ऑफ द डाइजेशन अकर्स इनसाइड दी कैविटी, दैट्स व्हाई इट इज ऑल्सो नोन एज दी इंट्रासेल्यूलर। तो इनमें डाइजेशन कैसा है, ध्यान रखिएगा, एक्स्ट्रा सेल्यूलर followed by intracellular, right? एम्स में पहले जब एम्स का पेपर का पैटर्न, क्योंकि इस बार से तो नीट और एम्स दोनों मर्ज हो गए हैं, ठीक है, लेकिन पहले जब क्वेश्चंस पूछे जाते थे तो वो बहुत कंफ्यूजिंग। अब आप क्या करते हैं बेटा, एक्चुअली क्या है, क्वेश्चन सॉल्व करने का एक तरीका होता है, ठीक है। हम कुछ चीजें हमको कभी दिखाई नहीं देती, जैसे मैं आपको बहुत से ट्रिक्स भी बताऊंगी और छोटी छोटी जहां जहां आप गलतियां करते हैं वो भी बताऊंगी, बस आपको ध्यान से सिर्फ मेरी बात सुननी है, राइट। तो हम यहाँ वहां पे अगर उन्होंने क्या बोला, इन सिलेंट्रेटा डाइजेशन अकर्स इन, उन्होंने आपके दिमाग में तो है कि चलिए एक्स्ट्रा सेल्यूलर फॉलोड बाय इंट्रा सेल्यूलर है, आपने पहले ही देखा, पहले ऑप्शन में क्या है, एक्स्ट्रा सेल्यूलर फॉलोड बाय, वहां पे इंट्रा सेल्यूलर ना लिख के इंटर सेल्यूलर दे दिया। सेकेंड ऑप्शन एक्स्ट्रा सेल्यूलर फॉलोड बाय एक्स्ट्रा सेल्यूलर और इंट्रा सेल्यूलर फॉलोड बाय एक्स्ट्रा सेल्यूलर, और फोर्थ ऑप्शन दिया एक्स्ट्रा सेल्यूलर फॉलोड बाय द इंट्रा सेल्यूलर। बच्चे क्या गलती करते हैं, आप ये गलती करते हैं कि आपको जब पहला जो ऑप्शन दिखता है, हम ऑप्शंस ढंग से नहीं पढ़ते, जिसकी वजह से हम क्वेश्चन गलत करके आ जाते हैं। बीच के तो जो दो हैं वो तो आपको पता है कि ये गड़बड़ है, लेकिन पहले में इंटर और इंट्रा दोनों में एक मात्र छोटे से वर्ड के हेर फेर का डिफरेंस है जो अक्सर दिखाई नहीं देता। तो आपको क्वेश्चंस बहुत ध्यान से पढ़ना है, ध्यान रखिएगा। सिलेंट्रेट्स और निडेरिया में एक्स्ट्रा सेल्यूलर फॉलोड बाय द इंट्रा सेल्यूलर। नेक्स्ट मैं बात करूं, थर्ड आते हैं प्लेटीहेल्मिन्थस। Platyhelminthes, right? Split that word. Platy मतलब what? Flat. प्लेट कैसी होती है, आप जब खाना खाते हैं आप प्लेट्स लेते हैं ना, प्लेट कैसी होती है, एकदम फ्लैट होती है, राइट? और helminths that is worms. तो these are the flat worms. क्या है ये? Flat worms हैं, ठीक है। तो ऐसा माना जाता है कि डाइजेस्टिव सिस्टम इज एब्सेंट इन द प्लेटीहेल्मिन्थस, राइट? क्या है? डाइजेस्टिव सिस्टम एब्सेंट इन प्लेटीहेल्मिन्थस। ये क्वेश्चन आया है, बट एक चीज ध्यान रखिएगा, कभी कभी कुछ क्लासेस में कुछ एक्सेप्शनल केसेस होते हैं जिनमें गलती से मिल भी जाता है, और अगर ऐसा मिलता है तो इंट्रा सेल्यूलर ही मिलता है, कभी भी एक्स्ट्रा सेल्यूलर नहीं होगा, ठीक है। फ्लैट हैं, उनमें प्रॉपर ट्रैक्स नहीं प्रेजेंट होते हैं, लेकिन इसकी एक क्लास है प्लेटीहेल्मिन्थस की सिस्टोडा, जिसमें कभी गलती से भी डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं मिलेगा, बिकॉज दे आर एक्सक्लूसिवली पैरासिटिक, राइट? एक्सक्लूसिवली पैरासाइट्स हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है कि डाइजेस्टिव सिस्टम प्लेटीहेल्मिन्थस में क्या होता है, एब्सेंट होता है, राइट? Now, come to the human digestive system, right? Human digestive system की अगर मैं बात करूँ तो हम ये कहते हैं, या मैं सीधे आपको एलिमेंट्री कैनाल से इंट्रोडक्शन आपका कराती हूँ। पूरी एलिमेंट्री कैनाल, पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम जो है, ये पूरा एलिमेंट्री कैनाल प्रेजेंट है इसमें। एलिमेंट्री कैनाल एक्सटेंड्स फ्रॉम माउथ टू एनस, इट्स अ ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर। आप यहाँ डायग्राम पे ध्यान दीजिए, ये पूरी एलिमेंट्री कैनाल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, यहाँ पर नैरो है, यहाँ पे एक्सपांड होकर इसने स्टमक बना लिया, देन आगे शेप चेंज करती गई, और इस तरह से चेंज होते होते ये सारे स्ट्रक्चर्स इसने फॉर्म किए, राइट? तो एलिमेंट्री कैनाल की अगर हम लेंथ देखें तो ये होती है अप्रोक्सीमेटली 30 फीट। कितनी? 30 फीट।
और ये कहाँ से कहाँ एक्सटेंड करती है, तो इट एक्सटेंड्स फ्रॉम, ये क्वेश्चन आया है, इट एक्सटेंड्स फ्रॉम mouth to anus. Alimentary canal extends from mouth to anus, right? फिर वहीं अगर हम बात करें ईसोफेगस, ये आप देखिए माउथ से ये ईसोफेग इधर ये आया, ठीक है, यहाँ पे आता है pharynx, ये salivary glands, then pharynx, then esophagus. Esophagus ओपन हुई है, इट्स अ hollow tube like structure, ओपन हुई है स्टमक में, इसको हम कहते हैं, क्योंकि हम स्टमक के लिए वर्ड यूज करते हैं गैस्ट्रा, क्या करते हैं, गैस्ट्रा, दैट्स व्हाई दैट इज आल्सो नोन एज द गैस्ट्रो ईसोफेजियल स्फिंक्टर, और also known as cardiac sphincter, right? नॉर्मली अगर हम बात करें, ये वर्ड स्फिंक्टर क्या बोल रहा है, स्फिंक्टर का क्या मतलब है यहाँ पे, स्फिंक्टर दैट इज मसल इज इन्वॉल्व, ये डोर पे यहाँ पर जो है ये क्या है, दीज आर द स्फिंक्टर मसल्स जो कि क्या करती हैं, ओपन होती हैं और क्लोज होती हैं, जिससे कि ये इनके सिक्रीशंस को क्या कर सके, इनको कंट्रोल कर सकें, ठीक है, मूवमेंट को कंट्रोल कर सकें, दैट इज स्टमक। स्टमक कंटिन्यू होता है किसमें, आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में, लेकिन स्टमक, जैसे मैंने आपको ये यहाँ से पूरा लिवर एक्चुअली लार्जेस्ट लिम्फेटिक ग्लैंड है जो स्टमक का इतना पोर्शन भी कवर करके रखता है, बट मुझे आपको ये गैस्ट्रोइसोफेजियल स्फिंक्टर बताना था तो मैंने इसको यहाँ पर बनाया है, तो ध्यान रखिएगा लिवर जो है वो यहाँ तक पूरा स्टमक को कवर करके रखता है, उसके पीछे से स्टमक पास होता है, ठीक है। फिर यहाँ पे लिवर के नीचे आपको मिलता है गॉल ब्लैडर, ठीक, उसके इंफीरियर लोब पे, यहाँ से स्टमक कंटिन्यूएशन में आता है किसके, स्मॉल इंटेस्टाइन के। स्मॉल इंटेस्टाइन 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है, डिओडेनम, जेजुनम एंड इलियम। तो ये सी शेप्ड जो दिख रही है, इट इज कॉल्ड दी डिओडेनम, जिसके लूप में मिलता है एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम क्या कहते हैं, पैंक्रियास, राइट। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन का ये पार्ट लार्ज इंटेस्टाइन के पीछे से पास होता हुआ आता है, तो ये क्या हुआ आपका जेजुनम, और ये आके लार्ज इंटेस्टाइन के सीकम में अटैच होता है इलियम का पार्ट, ठीक है। ये आगे पोस्टीरियर पोर्शन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का, इलियम। स्पेलिंग पे ध्यान रखिएगा बच्चे, आप कहाँ कहाँ गलती कर सकते हैं मैं आपको ध्यान से बताती जा रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। इलियम में 2 तरह की स्पेलिंग आती है इलियम की, एक आती है ILEUM और एक आती है ILIUM, राइट। EUM that is related with the small intestine and that IUM is related with the hip bone. Hip bone का पार्ट है ये इलियम। हमको स्पेलिंग्स पे भी बहुत ध्यान देना पड़ेगा जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्योंकि आप लोगों को कंफ्यूज करना एग्जाम में बहुत आसान होता है, ठीक है। तो ये अक्सर बच्चे गलती कर देते हैं कि उनको दिखाई नहीं देता, आई और ई का फर्क जो है जब एग्जाम दे रहे होते हैं ना तो आपको दिखाई नहीं देता, ये हर किसी से होता है, हम जब स्टूडेंट थे हमसे भी होता था, राइट। बट आपको ये चीज का ध्यान रखना है कि अगर EUM है दैट इज रिलेटेड विद द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड IUM है दैट इज रिलेटेड विद द हिप बोन, ठीक। अब ये इलियम सीकम के इस पार्ट पर जहां अटैच होता है, इस जंक्शन को हम कहते हैं इलियो सीकल जंक्शन, राइट। ये है लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट जिसको हम कहते हैं सीकम। यहां से स्टार्ट हो जाती है कोलॉन या कोलन, क्योंकि ये ऊपर की तरफ जा रही है इसलिए इसको बोला असेंडिंग कोलन। कोलन के पार्ट्स बता रही हूं मैं आपको, राइट। ये ऐसे जा रही है स्ट्रेट ट्रांसवर्स है इसलिए इसको बोला ट्रांसवर्स कोलन, क्योंकि ये नीचे की तरफ आ रही है इसलिए इसको बोला है डिसेंडिंग कोलन। ये एस शेप्ड आती है, दैट्स व्हाई सिग्मोइड कोलन, जो कि पहले एनसीईआरटी में ऐड नहीं थी बेटा, ठीक है।
एनसीईआरटी के जब करेक्शंस आए हैं तो उस करेक्शन में क्या किया गया है, ये बताया गया कि ये जो ऐसा कर्व आता है कोलन में, ये होता है सिग्मोइड कोलन, दैट इज रेक्टम, दैट इज एनल कैनाल, दैट इज एनस, राइट। ठीक है, तो ये एक रफ डायग्राम मैंने आपको समझाया है किसका, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का। ठीक, अब हम आते हैं पार्ट्स ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। जितना हो सके जूलॉजी अगर अपनी स्ट्रॉन्ग करनी है तो अपने इमेजिनेशंस बढ़ाइए, आप जितना इमेजिन करेंगे, क्योंकि ये सारे ऑर्गन्स आपकी बॉडी में भी हैं, आपकी बॉडी में भी ये सारे फंक्शंस होते हैं, सब रेगुलेट होते हैं। हमारी बॉडी से कोरिलेट कीजिए कि क्या हो रहा है। अभी आप जब खाना खा रहे हो तो आपकी बॉडी में कैसे, कब, कहाँ पे क्या जा रहा है, क्या सिक्रेट हो रहा है, जिस दिन आप खुद से कोरिलेट करना सीख जाएंगे, आपके लिए सब्जेक्ट बहुत आसान हो जाएगा, राइट। तो आइए हम बढ़ते हैं अब पार्ट्स ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। पार्ट्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम में हमने इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट आता है मेन पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम, वो जो कि डायरेक्टली क्या करते हैं, आपके डाइजेशन की प्रोसेस को कंप्लीट करने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, राइट। उसमें आता है सबसे पहला माउथ, सेकेंड इज ईसोफेगस, third is stomach, fourth small intestine, and fifth one is the large intestine, right। अब हम आते हैं इसके सेकेंड पोर्शन पे, जिसको हम क्या कह रहे हैं, क्या जो एसेसरी पार्ट्स हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के, वो जो कि डाइजेशन की प्रोसेस को कंप्लीट होने में हेल्प करते हैं। एसेसरी पार्ट्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, एसेसरी पार्ट्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। क्योंकि आप खुद सोचिए, आपने जब फूड लिया, क्या बिना टीथ के आप उसको च्यू कर सकते हैं? नहीं, ठीक है। टीथ ने क्या किया, च्यू किया। सलाइवरी ग्लैंड ने क्या किया, उससे सलाइवा का सिक्रीशन किया। अब जब सलाइवा का सिक्रीशन किया तो सलाइवा और फूड को मिक्स करके जो बोलस बनता है वो कौन बनाता है, टंग, जिसको हम मेडिकल टर्मिनोलॉजी में लिंगुआ भी कहते हैं, राइट। देन क्योंकि स्टमक में एसिड होता है HCl की वजह से, तो बहुत से एंजाइम्स हैं जो कि उस एसिड में क्या नहीं हो सकते हैं, एक्टिव नहीं हो सकते एसिडिक मीडियम में। तो लिवर और गॉल ब्लैडर से भी बाइल जूस का सिक्रीशन होता है, ठीक है, जो कि उसके एसिडिटी को क्या करते हैं, न्यूट्रलाइज करते हैं। साथ ही साथ में बाइल में प्रेजेंट बाइल सॉल्ट जो है वो फैट के डाइजेशन में हेल्प करते हैं। और लास्ट आता है आपका एक्सोक्राइन पार्ट ऑफ पैनक्रियाज। मैंने इसको एक्सोक्राइन क्यों लिखा है, ध्यान से समझिएगा। पैनक्रियाज इज अ हेट्रोक्राइन ग्लैंड, पैनक्रियाज इज हेट्रोक्राइन ग्लैंड, हेट्रोक्राइन दैट मींस एक्सोक्राइन एज वेल एज एंडोक्राइन। मतलब ये एंजाइम्स के सिक्रीशन के साथ साथ में क्या करता है, ये आपके हॉर्मोन्स का सिक्रीशन भी करता है, राइट। तो दैट्स व्हाई मैंने आपको बताया क्या, एक्सोक्राइन पार्ट ऑफ पैनक्रियाज।